Good afternoon. And next topic, osmosis. And osmotic pressure. This topic is essential for 2021 12 examination. Very important topic. So we can study this topic carefully. What is osmosis? ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? यदि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर या डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecule through semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution or dilute solution to concentrated solution is known as osmosis. क्या बोले? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा यदि प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर या डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर स्वतः स्पॉन्टेनियस फ्लो करता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. एक्चुअल में ये दो प्रकार का होता है, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस. अगर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा कोई सॉल्वेंट बाहर निकलता है, बाहर आता है तो एक्सो, अंदर जाता है तो एंडो. बाहर एक्सो, अंदर एंडो. अब इसका बेस्ट एग्जांपल, दो अंडे को लो और इस दोनों अंडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो. दोनों को फिर बाहर निकाल लो. जब बाहर निकालोगे तो उसका जो हार्ड पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा. अब छिले हुए अंडे को, एक अंडे को NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में और दूसरे अंडे को वाटर में डाल दी जाती है. उसके बाद हम पाते हैं कि जिस अंडे को
NaCl के सॉल्यूशन में डाला गया है वह अंडा सिकुड़ गया है। जिस अंडे को वाटर में डाला गया है वो फैल चुका है। एक में एक्सो, दूसरे में एंडो होता है। जो NaCl में डाला गया तो अंडे का पानी मेम्ब्रेन के द्वारा NaCl सॉल्यूशन में इंटर कर गया, मैंने बाहर निकल गया तो एक्सो। दूसरे केस में पानी मेम्ब्रेन के द्वारा अंडे में इंटर कर गया, दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो ये क्लियर हो गया ऑस्मोसिस क्या है, एक्सोऑस्मोसिस क्या है और एंडोऑस्मोसिस क्या है। अब नेक्स्ट बात है, तुमको जानना होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। वे मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को अपने द्वारा पास होने का परमिट करे, अलाउ करे, सॉल्यूट को नहीं, उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी वे मेम्ब्रेन जिसके द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट परमिट होता है, सॉल्यूट नहीं, उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो, जब अंडा बॉयल होता है ना, तुम देखते हो कि जब ऊपरी पोर्शन हटाते हैं तो अंडे के ऊपर एक पतली सी परत रहती है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारे स्किन के अंदर भी एक स्किन है व्हाइट कलर का, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लांट के चारों ओर जो मेम्ब्रेन रहता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचर से भी मिलता है तो नेचुरल कहते हैं, लैब में बनाया जाता है तो आर्टिफिशियल कहते हैं। तो देखो, जो प्लांट के चारों ओर रहता है, एनिमल के चारों ओर रहता है ना, वह मेम्ब्रेन चारों मतलब क्या, जो सेल के चारों, प्लांट सेल के चारों, एनिमल सेल के चारों जो मेम्ब्रेन रहता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। फिक्स ब्लड नेचुरल। दूसरा आर्टिफिशियल, जो मैनमेड कहते हैं। मैनमेड क्या है, जो लैब में बनाया गया हो, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड मैनमेड है, सिलिकेट्स ऑफ कोबाल्ट आयरन मैनमेड है, सेलोफेन मैनमेड है ना। तो जो मैनमेड है आर्टिफिशियल, जो नेचर से मिले नेचुरल। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो क्लियर हो गया कि
वेव मेम्ब्रेन जिसके द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करे, सॉल्यूट नहीं, उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दो प्रकार के, नेचुरल और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। जो नेचर से मिले नेचुरल, जो मैन मेड हो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। अब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, किसको कहते हैं? तो वेव प्रेशर जो सॉल्वेंट के माइग्रेशन को रोक देता है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। The external pressure which stops the migration of solvent towards solution through semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. Osmotic pressure is represented by पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वान हॉफ ने प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से रिलेटेड एक इक्वेशन दिया जिसे हम वान हॉफ इक्वेशन कहते हैं। अब है वान हॉफ established a relation between among osmotic pressure, concentration and temperature, which is known as Van Hoff equation. And this equation is applicable for only dilute solution. So, first know about the Van Hoff-Weiss law. Van Hoff-Weiss law is given by Van Hoff. Based on Boyle's law, so the name of this law is known as Van Hoff-Boyle's law. Van Hoff ने Boyle's law के आधार पर सॉल्यूशन से रिलेटेड एक अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम Van Hoff-Boyle's law कहते हैं। तो तुमको पहले ये जानना होगा कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ किसको कहते हैं? तुम पढ़ा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनिट मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी बॉयल्स के अनुसार भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, या हम ऐसे भी कर सकते हैं P
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। एक तुम पढ़ा है मोलारिटी। मोलारिटी टेल्स अबाउट द कंसंट्रेशन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मोलारिटी। यानी हम कह सकते हैं मोलारिटी बराबर NY/V, या मोलारिटी को C से कहें। अगर मोल की संख्या 1 है तो C = 1/V। मतलब मोलारिटी टेल्स अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी किसको कहते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। यानी मोलारिटी बराबर N/V। मोलारिटी को कंसंट्रेशन भी कहते हैं और कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी C बराबर N/V। यदि मोल की संख्या 1 हो तो C = 1/V। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से और 1/V को C से, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कब? जब T कांस्टेंट है, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to the concentration of solution। फिर से सुनो क्या बोले? at constant temperature the osmotic pressure of a solution is directly proportional to the concentration of solution। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से, कंसंट्रेशन को C से और टेम्परेचर को T से, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C वेयर T इज कांस्टेंट। या हम कह सकते हैं पाई = K × C वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या पाई/C = K। तो ये क्लियर कहता है क्या कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तब ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। ये एप्लीकेबल है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोग क्या पढ़े कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तुम पढ़े हो कि C बराबर क्या होता है भाई? N/V। जहां N बराबर क्या है? 1, तो C = 1/V। यानी हम कह सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। मतलब यदि यूनिट वॉल्यूम में 1 मोल
सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये क्लियर हो गया कि यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की संख्या ज्यादा हो तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मान भी ज्यादा होगा। यानी ग्रेटर द कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो ये क्लियर हो गया भान हॉफ बॉयल्स लॉ। अगला है भान हॉफ चार्ल्स लॉ। तो एक्चुअल में इसका नियम होना चाहिए भान हॉफ गैर-लुगास लॉ, लेकिन गैर-लुगास बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ, इसलिए इसका नाम साइलेंट रहा। तो हम लोग चार्ल्स का ही नाम जानते हैं और चार्ल्स का नाम कह देते हैं, इसलिए हर जगह को चार्ल्स ही नाम मिलेगा। तो चार्ल्स लॉ क्या है? रियल में चार्ल्स लॉ क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a definite mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. That is called Charles law. इस पर गैर-लुगास ने कहा था कि यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाए तो प्रेशर भी टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रियल में ये होना चाहिए भान ऑफ गैर-लुगास लॉ, क्योंकि गैर-लुगास ने कहा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए डेफिनिट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। भान हमने भी वही बात बोला कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहा इसने? At constant volume, the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to its absolute temperature. यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वेयर V is constant
या पाई बराबर के इंटू टी, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या पाई बटा टी इक्वल टू के। एक ने कहा कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दूसरे ने कहा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चूंकि गैस लॉ एक कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ। Van Hoff equation is similar to ideal gas equation. So this equation is also a combined form of Boyle's law, Charles law and Avogadro law. So next rule is Van Hoff Avogadro law. तो व्हाट इज अवोगाड्रो लॉ? अवोगाड्रो लॉ क्या है? क्या पढ़े हो? प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम, तो मोल की संख्या भी सेम। At constant pressure and temperature, the same volume contains same number of moles. That is called Avogadro law. तो हम लोग को जानना है भान हॉफ अवोगाड्रो लॉ। तो भान हॉफ ने कहा कि यदि दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्या बोले? दो सॉल्यूशन, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उसका मोलर कंसंट्रेशन भी सेम होगा, बशर्ते कि सॉल्यूट ना तो एसोसिएट करे और ना डिसोसिएट करे, ना टूटे ना जुटे। अगर सपोज करो कि प्रेशर पाई है और चूंकि मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है एन बटा वी, वी तो सेम है, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये हो गया बॉयल्स, ये हो गया चार्ल्स, ये हो गया अवोगाड्रो। तो क्या पढ़ा? भान हॉफ बॉयल्स लॉ, भान हॉफ चार्ल्स लॉ, भान हॉफ अवोगाड्रो लॉ। और ये तीनों को मिला दें तो एक इक्वेशन बनेगा जो कहते हैं भान हॉफ इक्वेशन। देखो, भान हॉफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज applicable for dilute solution. It is a combined form of Boyle's, Charles and Avogadro law.
बॉयज ने क्या कहा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/. चार्ल्स ने क्या कहा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3. अब अगाडो ने क्या कहा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. तीनों को मिलाओ. पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v into t into n. पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v into t into n. प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ. r t n by v. और क्या है? मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट. वहां पर यूज किया गैस के लिए तो मोलर गैस कांस्टेंट. यहां पर यूज कर रहे हैं किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए. तो मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट. या हम कह सकते हैं पाई भी बराबर nRT. This equation is known as Van Hoff equation. R का वही मान होगा जो मोलर गैस कांस्टेंट में था. यहां पर भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. हम लिख सकते हैं फॉर 1 मोल सॉल्यूट. अगर 1 मोल सॉल्यूट के लिए लिया जाए तो इनका मान 1. तो पाई भी बराबर RT. R बराबर पाई भी बाई टी. सेम बात. पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब प्रेशर. प्रेशर मतलब फोर्स बाई एरिया वॉल्यूम बाई टी. फोर्स एरिया मतलब L², वॉल्यूम मतलब L³ बाई टी. 2L से 2L कैंसिल. फोर्स इंटू लेंथ बाई टी. लेंथ मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क. कार क्या है? वर्क डन पर केल्विन. वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल है ना. तो आर का यूनिट जूल पर केल्विन. चूंकि 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो पर मोल. तो आज का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन पर मोल. क्या बोले? जूल पर केल्विन पर मोल. अगर सीजीएस में लेंगे तब अर्थ पर केल्विन पर मोल. इसीलिए हम लोग उतना नहीं जानेंगे. सीधा सीधी जो वहां पढ़े थे यहां पर का मान याद रखेंगे. जूल में 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. अर्थ में 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्थ पर केल्विन पर मोल. कैलोरी में 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल. लीटर एटीएम में 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. बार में 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. यानी ये सिर्फ न्यूमेरिकल में काम देगा. कौन सा वैल्यू कहां देंगे ये निर्भर करेगा वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट पर. अगर वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर एटीएम में है तो आधा मान इतना, बार में है तो इतना,
पास्कल में इतना है ना, इसलिए आर का मान हमेशा दिया हुआ रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसी इक्वेशन कहते हैं भांठव इक्वेशन। पाई बराबर एन आर टी बाई वी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। वी क्या? वॉल्यूम। मोल्स बटा वॉल्यूम बराबर कंसंट्रेशन, यानी पाई बराबर सी आर टी। अगर कंसंट्रेशन दे दे, टेम्परेचर दे दे और ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे तो आसानी से हम लोग निकाल देंगे। एक्चुअल में आता है क्वेश्चन, डिटरमाइन द molecular mass of the solute with the help of Van-Hoff equation. देखो determination of molecular mass of solute with the help of Van-Hoff equation। तुम पढ़े हो पाई भी बराबर एन आर टी। दिस इज कॉल्ड Van-Hoff इक्वेशन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स of solute number of moles of solute बराबर weight of solute y molecular weight of solute। अगर सॉल्यूट के वेट को W से और मॉलिक्यूलर वेट को M से, तो N बराबर क्या लिखेंगे? WM। तो पाई भी बराबर WM RT। तो N बराबर WRT बटा पाई भी। W मालूम, T मालूम, R का मान जानते हैं, पाई भी जानते हैं, तो हम आसानी से किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया टू डिटरमाइन द molecular weight of a solute with the help of Van-Hoff equation। अब हम लोग दो सॉल्यूशन लेंगे। छोड़ो, तुम ध्यान देना कि जब भी सलाइन किया जाता है NaCl सॉल्यूशन का, तो उस पर लिखा हुआ रहेगा 0.9% NaCl सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ या उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर
और हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। इसीलिए उसी स्टेज का सॉल्यूशन का सलाइन की जाती है। तो जिस दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोले? सॉल्यूशंस which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution। क्या बोले? वे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आरबीसी और 0.9% NaCl सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसलिए दोनों क्या कहलाता है? आइसोटोनिक। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन है, एक का अभी बताया ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो सपोज करो दो सॉल्यूशन है, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक का कम है। जिसका ज्यादा हाइपरटोनिक, जिसका कम हाइपोटोनिक बराबर आइसोटोनिक। क्या बोले? ज्यादा हाइपरटोनिक, कम हाइपोटोनिक बराबर आइसोटोनिक। तो हाइपर, हाइपो, आइसो। जैसे 0.9% और ब्लड आइसोटोनिक। बेस सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा हाइपरटोनिक। बेस सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से कम हाइपोटोनिक। 0.9% के बराबर आइसोटोनिक, ज्यादा हाइपरटोनिक, कम हाइपोटोनिक। अब आ जाओ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। अभी बताए कि हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर फ्लो करता है। यदि वे प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जाए और यदि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की ओर फ्लो करता है तो उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोले कि बेड प्रेशर जिसका मान
ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, सॉल्यूशन पर अप्लाई की जाए और यदि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की ओर फ्लो करता है तो इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। हम लोग के यहाँ या समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन जो किया जाता है वो आरओ के द्वारा किया जाता है। हम लोग के पानी को शुद्ध किया जाता है तो वो आरओ के द्वारा ही की जाती है। अभी शहर में हर घर में आरओ लगा हुआ है। वो क्या करता है कि जो भी गंदा पानी है उससे प्योर पानी को निकालता है और उस पानी को प्योर पानी की ओर फ्लो करा देता है। ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। अब है कि इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग को पढ़ना है एब्नॉर्मल एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।